हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, लेक्चर नंबर आपने अगर 6 नहीं देखा तो आप जाकर के उसे देखो, ठीक है। वहाँ पे हमने बेसिक सी बातें करी हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, बहुत सारी चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस किया है और उनसे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, ठीक है। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि बेसिकली देखो, अगर हमारे पास अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना, तो अब उस कंडक्टर पे या मे बी कंडक्टर हो सकता है, या मे बी इंसुलेटर हो सकता है, मे बी सेमी कंडक्टर, हम तीनों की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक सी बातें जो हम हैं वो लेकर के एकदम चलेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आपको इस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे वो तो होगा ही, और पीडीएफ में आपको इस रिलेटेड 10 क्वेश्चन या 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जा करके वहाँ से उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए लेक्चर नंबर 7, ओके। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, हेडिंग लगा लो आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ठीक है। हम अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस देख रहे हैं, नेक्स्ट अब इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, है ना। एंड उससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी वो एग्जाम्पल का हो या फिर चाहे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स हो, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम ये चैप्टर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे और हमने जब आर और रो की जब हमने रिलेशन जब हम इस्टेब्लिश कर रहे थे, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको वहाँ से बताया था कि अगर आप कंडक्टर का, किसी भी वायर का, अगर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप नोट्स में सारी चीज़ें आपको ये लिखी हुई मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आप जाकर के वहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिख सकते हो। मेरी बात सुनते चलो, ठीक है ना। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की, अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो, है ना, बात समझो मेरी, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, किसी भी कंडक्टर की आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस है ना, उसका जो आर है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखो, अभी आपको होने वाला है थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मेरी बात समझना, आपको 3 बातें लेकर के चलनी है। आपको एक तो लेकर के चलना है रेजिस्टेंस, जिसको आप आर से डिनोट करते हो। दूसरा आपको लेकर के चलना है रजिस्टिविटी, जिसे आप रो से डिनोट करते हो। और तीसरी चीज आपको लेकर के चलनी है सिग्मा, जिसे आप क्या कहते हो, कंडक्टिविटी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये तो आप भूल गए होंगे, है ना, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा। कंडक्टिविटी, ओके, कंडक्टिविटी, ठीक है। 3 बातें आप समझ रहे हो, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। देखो, ये दोनों यार, देखो, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मेरी बात समझना, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, ऐसा होता है कि जो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का डायरेक्टली क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल में एक रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि भैया रेजिस्टेंस बढ़ाया तो रजिस्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन ये जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होगी। बात समझना, अगर इनमें से कोई भी अगर एक चीज बढ़ती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो मेरी बात सुनो, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। देखो, कोई बात नहीं, मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये वायर था, ठीक है, और सपोज करो कि ये वायर जस्ट लाइक आपका एक क्या है, एक पाइप की तरह है ना। और ये पाइप में क्या होते हैं, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरफ पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपने कहा कि सर अगर हम इस पाइप को ऐसे दबा दें, यूं इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऐसे दबा दिया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब इसकी जो रजिस्टिविटी होगी, मतलब अब ये पानी को क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। मैंने इसको यहाँ पे हल्का सा पुश कर दिया पाइप को, तो ये बीच में क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा होगा, रुकने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब ये रोक रहा होगा। तो रजिस्टिविटी देखो इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अब इसकी रोकने की जो कैपेसिटी है, मैंने जब यहाँ पे ऐसे जब फोर्स लगाया तो इसके रोकने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो बात समझो। अब कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फ्लो। तो क्या आप बताओ कि अब वो जो हमारे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो वाटर है, क्या वो आसानी से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई।
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 बातें आप लेकर के चलोगे और आप इसका एक पाइप के थ्रू जो है आप एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो कि भैया मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे दबा दिया, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो देखो अब थोड़ा सा रजिस्टिविटी इसकी बढ़ गई, मतलब रजिस्टिविटी मैंने इसकी बढ़ा दी। तो भाई रजिस्टिविटी अगर बढ़ा दी तो अब जो फ्लो होने का जो कैपेसिटी था वाटर का, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, हल्का सा वीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो आप बाद में बात करना, वो बर्नौली लॉ अप्लाई करेंगे तो सर आप कहोगे कि हाँ सर वॉल्यूम और ये इधर, वो छोड़ दो फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो अब कंडक्टिविटी है वो उसकी थोड़ी सी अफेक्ट होगी, अभी जो बड़े स्मूथली से जो अभी जो फ्लो हो पा रहा था, ठीक है, अब वो थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा ना। तो आर, रो और सिग्मा में कुछ ऐसा ही रिलेशन है कि अगर आप ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, बट ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। इन दोनों के बढ़ाने के साथ ये डिक्रीज होगा, इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है ना, बात आ रही समझ में? इसको आप और फैला दो ऐसे, तो पानी का जो फ्लो है वो और बढ़िया एकदम स्मूथली फ्लो होगा, तो दैट इज कंडक्टिविटी बढ़िया है ना। तो अगर आप ये डिक्रीज कर रहे हो, रजिस्टिविटी अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलो ये 3 बातें आप इस पूरे वीडियो के रिगार्डिंग ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखो हमारा जो मेन टॉपिक है समझते हैं इसको बहुत ध्यान से, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। देखो तो हमने क्या किया था, हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, कौन सा वो फॉर्मूला याद है? हमने कहा था सर R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और L अपॉन ए। बोलो ये फॉर्मूला याद है? तो भाई देखो इस फॉर्मूले से ही सारी की सारी चीज क्या हो जा रही हैं, क्लियर हो जा रही है। कैसे? अच्छा मान लो हमने कहा सर हम चलो लेंथ की जो वायर की जो लेंथ है वो फिक्स कर देते हैं, एरिया फिक्स कर देते हैं, मास जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास हमारा तो फिक्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो पर्टिकुलर किसी वायर में मान लो अगर हम फिक्स ले लें, है ना, और जो हमारा ये है आवेश, सॉरी जिसको हम चार्ज कहते हैं, वो हमारा अगर फिक्स है तो हम कहेंगे भाई कि हमारा जो आर है वो देखो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन टाउ के। और ये टाउ हमारी क्या होती थी, इसको हम कहते थे रिलैक्सेशन टाइम, कहते थे, बोलो रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। तो सब सर ऐसा आखिर यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो रजिस्टिविटी, हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? देखो चलो आपने कहा कि सर अगर हम टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, हमने क्या किया, मान लो हमारे पास कोई एक वायर था, हमने उसके टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। अब बात अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, फिलहाल अभी हम एक प्योर मेटल के केस में देख रहे हैं ना, ठीक है, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो अब बताओ इनके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, बड़ी ही तेजी से क्या करने लगेंगे, रैंडमली क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। बोलो हो गया ऐसा? बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करने लगेंगे, टक्कर करने लगेंगे। इनकी वाइब्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझो केवल आप नोट से सारी चीज़ें लिख लेना, नोट्स हम तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जा करके। तो इनकी जो वाइब्रेशन करने की जो कैपेसिटी है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी करने की जो कैपेसिटी है ना, ये अपने जगह पर ऐसे ऐसे करके जो हिलने डुलने की जो कैपेसिटी है ये बढ़ जाएगी। और बढ़ गई इसका मतलब है कि इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसकी जो थर्मल एनर्जी है ना, वो बढ़ गई। और अगर थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो अब इसके जो कोलिजन करने की जो कैपेसिटी होगी, है ना, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से, वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ से सर रिजल्ट क्या निकाला कि जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो एटम्स थे, कि आपस में बहुत ही क्या होने लगे, तेजी से टकराने लगे। और तेजी से टकराने के थ्रू अब इनकी जो कोलिजन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। अभी मस्त एकदम धीरे 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 इस तरीके से, है ना, कौन सा वो हौले हौले वाला गाना, ठीक है, उस तरीके से ये कर रहे थे, मूव कर रहे थे। अचानक से आपने इसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर जब बढ़ाया तो अब ये और जल्दी 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 मूव करने लगे। हमारी बात में जल्दी जल्दी मूव करने का मतलब है कि और ही जल्दी जल्दी क्या करने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे। तो भाई बताओ अभी ये क्या था, ऐसा समझो कि अभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मस्त मस्त एटम ये दोनों थे, और अब ये धीरे धीरे ऐसे क्या करते, एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे, शुई 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 इस तरीके से, ठीक है। अब आपने कहा लो टेम्परेचर बढ़ गया, इसका भी टेम्परेचर बढ़ गया, अब ये क्या होगा, और जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी टकराएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से देखो क्या हुआ, इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन नहीं कहेंगे इसको,
ओके सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो गया, दैट इज हम लोग उसको कहते हैं टाउ। बताओ वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? मेरी बात समझो, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो भाई डिक्रीज होगा, समझ गए? और जल्दी जल्दी ये टकराएंगे ना, और जल्दी जल्दी ये टकराएंगे ना, और जल्दी जल्दी। अभी ये मस्त ऐसे 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 झूम बराबर झूम रहे थे, ठीक है, और हमने इनकी रिलैक्सेशन टाइम क्या कर दी, मतलब हमने इनका जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये और जल्दी 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 टकराने लगे, तो जिनकी वजह से इनकी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। मतलब अब बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्या कर रहे हैं, टक्कर एक दूसरे को कर रहे हैं। तो अगर ये टक्कर कर रहे हैं, है ना, यानी कि अब कम टाइम में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। तो भाई अब अगर बहुत ज्यादा अगर टक्कर हो रहा है तो इसका मतलब है क्या कि देखो, हम कह रहे हैं कि अगर इसकी रिलैक्सेशन टाइम, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर इसकी रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गई, समझ रहे हो, इसकी रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गई तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई ये तो रिलेशन आपको पता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। आगे बात समझ में, है ना? मतलब ऐसे समझो कि कोलिजन होगा। अब एक अभी अभी ऐसे समझो कि अभी एक सेकंड में मान लो 10 कोलिजन हो रहा था, तो अब एक सेकंड में क्या होने लगा, 100 कोलिजन होने लगा। तो भैया कोलिजन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई, तो जब कोलिजन की जब कैपेसिटी बढ़ गई, है ना, तब उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रखना, जैसे जैसे कोलिजन की कैपेसिटी बढ़ती है वैसा उसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि ऐसा क्यों होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि भाई रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, मतलब कि अब कम टाइम में ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर खा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो और क्या हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे समझो, मान लो आप एक बहुत बड़े भीड़ वाले बाजार में हो, ठीक है, और आपको जल्दी से घर जाना है। मान लो अभी मैंने कहा एक यहाँ आदमी, एक यहाँ आदमी, एक यहाँ आदमी, एक यहाँ आदमी है ना, एक यहाँ आदमी, एक यहाँ आदमी, एक यहाँ आदमी, और आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो, आप ये जा रहे हो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मान लो ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट कम है। अब क्या हो कि पता चला लोगों को, अच्छा मार्केट में जो है वो सब्जी बड़े कम दाम में हो गया है भाई। अब सभी लोग क्या हो गए, अपने अपने घरों से निकलने लगे बाहर, और बढ़ गई लो, या फिर ऐसे कह लो कि और बहुत ज्यादा ये रैंडमली क्या करने लगे, इधर से उधर मूव करने लगे, एक दूसरे की दुकान में जाने लगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आपको क्या हो गया, अब आपको जाने में प्रॉब्लम होगी ना, ठीक है। दैट इज आपकी ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देखो रजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब आप जो ऐसे कह सकते हैं कि जो करंट है ना, करंट अब आप और ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। ये तो मतलब है रजिस्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब। तो साफ साफ आपने कहा कि अगर भाई हमारी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होती है तो हम कह देंगे भाई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ये आप जाकर के पीडीएफ से सारी बातें आप अपने नोट्स कॉपी में लिखोगे, हम बस आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, इसके अलावा हम आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग इतनी सारी चीजें थोड़ा लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, शॉर्ट सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज है, और हमेशा चीजों को बच्चे आप पॉइंट वाइज लिखा करो। चलो इतनी बात समझ आई। तो आपने रिजल्ट क्या निकाला, आपने कंक्लूजन निकाला कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। आपको ये बात पता चली। अब देखो, इतनी बातें आपका अपनी कॉपी में लिख लोगे नोट से, ठीक है, नोट से लिख लेना। अब यहाँ से देखो हमारा स्टार्ट होता है क्या, अब यहाँ से आपको एक मिलने वाला है फॉर्मूला। आपने कहा कि मान लो कि एट इंस्टेंस, मान लो हमने कहा कि हमारे पास जो वायर है, मान लो हमने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो R0 है या R0 है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सर देखो, अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है, आपको यहाँ से एक कांस्टेंट मिलने वाला है जिसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ, इसको एक मिनट हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा। अब यहाँ से आपको अल्फा मिलने वाला, क्या है ये चीज समझते हैं। देखो आपने कहा सर कि मान लो मेरे पास अगर एक वायर है, ठीक है ना, और इफ हमने कह दिया कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, कोई जरूरी नहीं है, हम एक स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझना। न्यूमेरिकल्स में कोई जरूरी नहीं है कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है, मेरी बात समझो। अब यहाँ से ये ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके फॉर्मूले मिलने वाले हैं, है ना, और इसी फॉर्मूले पर हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। मैंने कहा सर आपसे कि आपके पास मान लो एक वायर है और उस वायर की जो रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस वो मान लो कितनी है, BR0 या R0 मान लो। ऐसा नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं,
जब हम एग्जांपल्स करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। तो मान लो हमने कहा कि मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमने मान लो रेजिस्टेंस मान लिया R0, या मान लो अगर आप इसको अगर T1 डिग्री सेल्सियस मान लेते हो तो आप रेजिस्टेंस R1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, कंफ्यूजन मत रखना यहाँ से बच्चे कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है ना। आप कुछ भी मानने के लिए फ्री हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया तुम्हारा रेजिस्टेंस R0 होगा, ऐसा नहीं है। आपने मान लो कि इस 0 डिग्री सेल्सियस को मान लो आपने T1 मान लिया, तो अब यहाँ पे आप R1 ले लो। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो आपने कहा सर मेरे पास एक वायर था और 0 डिग्री सेल्सियस में मैंने देखा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, R0 है। क्लियर है? अच्छा, फिर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। मैंने उसका क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। मैंने कहा कि एट T डिग्री सेल्सियस, अब मैंने उस रेजिस्टेंस की मतलब मैंने उस वायर की क्या करी, उसकी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दी, थोड़ी बहुत अमाउंट में मैंने उसकी टेम्परेचर क्या कर दी, बढ़ा दी। तो क्या हो गया कि अब भाई देखो सिंपल सी बात है, सोचो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, 0 से अब आपने क्या कर दिया T डिग्री, T मतलब आपका कुछ भी है 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी मान लो, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर आपने टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि वो और कम अमाउंट में करंट को फ्लो होने देगा, यही तो बात है। तो अब देखो मान लेते हैं क्या कि T डिग्री सेल्सियस पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एट T डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस, एट T डिग्री सेल्सियस ऐसे कह लें कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में भी क्या हो गया, मान लो समझ लो कि अब मान लो RT हो गया, कोई जरूरी ऐसा नहीं है। मान लो आप यहाँ पे मान लो T2 लेते तो आप यहाँ पर क्या ले लो, आप यहाँ पे R2 ले लो, मतलब T डिग्री पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर हमारा वो पर्टिकुलर कोई एक रेजिस्टेंस होगा ना, ऐसा बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो हमने कहा कि मान लो अगर T डिग्री सेल्सियस हो गया तो अब उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, वो अब हो गया RT। अब देखो, अब यहाँ से एक रिलेशन स्टेब्लिश किया गया, क्या कहा गया, देखो अगर हम आपसे ये कहें, देखो हम आपसे क्या कहते हैं कि अगर हम आपसे ये कहते हैं ना कि इस RT की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कैसे बताओगे, तो ये RT की वैल्यू कुछ चीजों पर डिपेंड किया। भाई देखो किस पर डिपेंड किया, तो RT इज इक्वल टू R0, मतलब पहले का रेजिस्टेंस क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस क्या था, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या रेजिस्टेंस था, इनटू 1 प्लस अल्फा टी, ये आपका एक रिलेशन है ना। अब यहाँ पे ये जो अल्फा टर्म आया है, इस अल्फा को हम कहते हैं, ये हमारा बेसिकली अल्फा क्या है, ये एक कांस्टेंट है, क्या है, ये एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं इसे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर वायर या मटेरियल, जो भी कह लो, मटेरियल में सारी चीजें आ जाएंगी, आपका मेटल, सेमीकंडक्टर, है ना, नॉन मेटल्स, इंसुलेटर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अल्फा है, अब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। पर्टिकुलर किसी भी वायर की, मान लो आपने कहा कॉपर है, आपने कहा आयरन है, कोई भी वायर है, सिल्वर है ना, एल्यूमिनियम है, तो सभी के लिए क्या होता है, हमारा ये जो अल्फा होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, काफी डिटेल में अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये जो अल्फा होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, और ये हमारा क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। बात समझना क्या है कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अच्छा, ओके, इसको अगर हम ओपन करते हैं, RT इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, R0 प्लस R0 अल्फा इंटू टी, यहां से हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, ठीक है। मेन आपका इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है, याद रखना कि जैसे याद रखना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि हमेशा आप बड़े वाले टेम्परेचर को यहाँ रखोगे। मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास T1 था मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, और T2 था मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस, आरी बात में, तो मान लो कि इसके लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो मान लो R1 होगा, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए मान लो जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर R2 होगा, तो हम कहेंगे, हम यहाँ से क्या लेंगे, हम यहाँ से R2 की बात करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो हम ये कहेंगे भाई R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो T है ना, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने यहाँ पे 0, देखो बेसिकली हमारा क्या था, जो फर्स्ट वाला जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, मेरी बात समझ रहे हो, फर्स्ट वाला टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था। मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो हम क्या लेते, हम लेते T2 माइनस T1 लेते, मेरी बात समझ रहे हो। क्यों ऐसा T यहाँ पर क्यों लिया गया, क्योंकि अभी हमारा जो फर्स्ट टेम्परेचर था वो कितना था, 0 था, तो भाई फर्स्ट टेम्परेचर तो हमारा 0 हो गया, है ना। मान लो केवल ये वाला हमारा 0 हो गया, तो केवल क्या बचा, समथिंग मान लो T2 बचा,
आ रही बात में? देखो अभी करते हैं, समझ लो मेरी बात। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने कहा। अच्छा, अगर हम इसको ओपन कर दें तो हम इसको हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आर टी माइनस आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू टी। अब देखो आप क्या कर लो, आप यहाँ से आर नॉट को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट कह लो, आर जीरो कह लो, ठीक है, इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी। आप यहाँ से अगर अल्फा की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? आर जीरो और आर टी को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। ये आपके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, जिसको आपने कहा है कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा की वैल्यू हुई। ठीक है, तो आप अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या कहोगे? देखो आप ये कहोगे ना अल्फा, कि हमारा बेसिकली जो अल्फा है वो क्या है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। भाई देखो आर टी माइनस आर नॉट तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस में इंक्रीज हुआ, है ना। तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, हमारी जो ओरिजिनल पहले जो रेजिस्टेंस थी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस हमारी क्या करी थी? इंक्रीज। किसी ओरिजिनल वाले रेजिस्टेंस के अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस के अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी अब रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो हमने कहा कि सो व्हाट इज अल्फा? हम ये कहेंगे कि द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस, है ना। टी आपका क्या है? टेम्परेचर है, और टी आपको कैसे रखना है? डिग्री सेल्सियस में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। पूछता है यहाँ से कभी कभी आपका क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए, तो आप यहाँ से ये ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? आप नोट्स में देख लेना, आपको चीजें बहुत ही अच्छे वे में मिल जाएंगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आप ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो आप यहाँ से अल्फा कैसे फॉर्मूला लिख सकते हो? क्या कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, अपॉन क्या हमारा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू क्या हमारा ये टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा अल्फा का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। फिलहाल आपको ये नहीं, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे सब आप इस हेल्प से लगाओगे। इन सारी चीज़ों को याद नहीं करना है, भूल जाओ, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब अगर हम बात करें, देखो अल्फा की बात करें यहाँ से, है ना, तो इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं, ठीक है। ओके, थोड़ी सी अगर हम और अगर बात कर ले अल्फा की, हमने कहा सर हमारा ये जो अल्फा है, ठीक है, अगर हम बात करें मेटल्स के लिए, किसके लिए? मेटल्स। तो मेटल्स के लिए देखो ये वैल्यू फिक्स होती है। आप कहोगे सर कहाँ से आई भाई ये? मतलब क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया होगा पर्टिकुलर वायर को लेकर के, है ना, तो उसकी वैल्यू निकाली गई, अल्फा की वैल्यू निकाली गई। तो सभी के लिए क्या होता है? ये फिक्स होता है। मान लो हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर मेटल है, मेटल में जैसे आप क्या लेते हो? जैसे आप प्योर मेटल लो, जैसे आपने कहा सर कॉपर, है ना, कॉपर की वायर में आप आपके मोस्टली घरों में जो करंट जो दौड़ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, वो कॉपर वायर में दौड़ रही है, ठीक है। आपने कहा सर मान लो कॉपर है, सिल्वर तो नहीं लगाओ ना अपने घर में, चोर आ जाएंगे रात को, ठीक है। वैसे है बहुत अच्छा कंडक्टर सिल्वर, बट हम लगा नहीं सकते हैं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ओके, तो और चोर भी आ जाएंगे रात को घर में। ओके, तो मैंने कहा सर आपके पास अगर मेटल्स है, दैट इज आपका मान लो कॉपर है, सिल्वर है ना, तो इसके लिए अल्फा ये देखा गया कि इसके लिए जो अल्फा आया वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू मिला। अब देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में ये एक टेबल दिया गया है ना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है आप उसमें देखो, एक टेबल दिया गया है ना। तो अल्फा की जो वैल्यू मिली हमें मेटल्स के लिए वो पॉजिटिव मिली, ठीक है। अच्छा, और ये देखा गया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि सर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रही है? मेटल्स के लिए इंक्रीज हो रही है। बात समझना, मेटल्स के लिए क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हमारा ये जो अल्फा है वो भी क्या हो रहा था? वो भी इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है आपको ये बात? यहाँ से बताओ, ये बात अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। शायद ये आपको नोट्स में ना मिले, मे बी मिले, मे बी ना मिले, चलो ओके हो गया, ठीक। तो आप दोनों चीज़ें बराबर देखा करो, ठीक है ना। जिस वीडियो में अगर हम आपसे कहें कि नोट्स पर प्रिपेयर मतलब फोकस करो, तो आपको नोट्स देखना है, वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी देखना है, और वीडियो तो मस्ट ही देखना है ना। नोट्स का क्या फायदा जब आप वीडियो ही नहीं देखोगे। चलो, तो आपने कहा सर मेरे को ये बातें समझ आएगी, हाँ भाई अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी भाई इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो भाई अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा अल्फा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना। मेटल्स की हमने बात करी। देखो अगर हम बात करें अपने सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, किसके लिए? अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को की आपकी थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी। देखो सेमीकंडक्टर
ठीक है। अभी हम इसका आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा एक सेमीकंडक्टर की बेसिस पे पूरा चैप्टर ही है, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ऐसे समझ लो कि हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा होता है होल्स, क्या होते हैं, होल्स, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन, होल्स और इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से समझना, अभी हम इसको आगे भी इसी वीडियो में अभी हम आगे भी और समझेंगे, जब हम रजिस्टिविटी वाला टर्म हम अपना देखेंगे, है ना। देखो मैंने कहा होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने ये कहा था कि अगर आप किसी भी मेटल को अगर आप गर्म करते हो ना, तो वहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होते भाई। ऐसा नहीं है कि एक वायर में अगर एक आपका प्योर वायर है, अगर वो प्योर अगर मेटल है, याद रखना मेटल के केस में अगर आप गर्म कर रहे हो तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें मान लो 100 एटम्स हैं तो इसमें अभी भी 100 इलेक्ट्रॉन्स या 100 एटम्स ही होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। ये गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि 500 बन जाएगा, 5 4 बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर सर क्या होगा, ये मेटल की केस की बात बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा सर मेरे पास अगर मेटल नहीं है, एक सेमीकंडक्टर है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एग्जांपल याद रखना, दो एग्जांपल याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। बाकी के जो भी एग्जांपल आएंगे देखेंगे। ओके, मैंने कहा सर आपके पास अगर एक सेमीकंडक्टर है ना, तो इसमें क्या होंगे, अब इसमें होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, अब बात समझना, आपने इसको जैसे ही गर्म किया, आपने इसका टेम्परेचर क्या किया, राइज किया, तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन, वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। अब बताओ मेरे को कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, गैस करो थोड़ा। बाजार में भीड़ बढ़ गई, समझ रहे हो, बाजार में जो भीड़ है वो वही वाला एग्जाम्पल है ना, कि अभी मान लो 10 थे, ठीक है, 10 कहीं से और आ गए, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अगर आपकी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जा रहे हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर है इतनी बातें, है ना। तो अब इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो अल्फा होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है ना। निगेटिव होने का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी जो रजिस्टिविटी होगी वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। और क्यों होगी, मैंने आपको रीजन बताया। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल देगा कि एक वायर है, कॉपर है, सिलिकॉन है, ऐसे बोल देगा। आपको ये ऐसे क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिलेंगे, ट्रस्ट करो, आप डाउनलोड करके देखो, आपको मिलेंगे ऐसे लास्ट क्वेश्चन। हम बहुत बढ़िया सा ये आपका टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझो। और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, या तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका पर्टिकुलर बोर्ड का एग्जाम। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, है ना। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक बात ये समझते हैं। मान लो मैंने कहा कि सर अभी आपने जो टेम्परेचर जो था वो आपने अभी 0 लिया था। देखो सारा का सारा कहानी यही है, ये आपका सेंटर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। आपने कहा कि सर मान लो अभी आपने टेम्परेचर अभी सर आपने 0 लिया था। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम टेम्परेचर को वेरीज कर दें, हमने कहा सर कि इफ टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम, मान लो अभी कितना था, मान लो अभी T1 डिग्री सेल्सियस था। कितना था, T1 डिग्री सेल्सियस था। और अब कितना हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 ओके, T2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो भाई देखो अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, चेंजेस क्या होगा। देखो आपको बस ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। आपने कहा सर अभी मेरे पास जो अब ऐसे बात समझो, आपने कहा सर मान लो अगर देखो अगर अभी टेम्परेचर अगर T1 है, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, आप यहाँ से चीज़ें समझ लेना। अगर टेम्परेचर T1 है तो मान लिया कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, या कुछ बुक वाले पता है ऐसे भी लेते हैं RT1 लेते हैं। समझ में आ रही बात, RT1 लेते हैं हम, केवल R1 लो, RT1 लो, एक ही बात है ना। हमने कहा सर चलो कि T1 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पर्टिकुलर किसी वायर की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, R1 थी। और T2 डिग्री सेल्सियस पर हमारे जो वायर की जो रेजिस्टेंस थी वो कितनी थी, R2 थी। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। T1 पर पर्टिकुलर वायर की टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और T2 डिग्री सेल्सियस पर R2 है, मतलब बढ़ गई। ये कम है, ये ज़्यादा है, बात समझना। T1 क्या है, कम है, और T2 क्या है, ज़्यादा है। अब बढ़ गई, वेरीज कर गई, T1 से T2 हो गई। तो क्या होगा, अब यहाँ पे RT की जगह क्या आ जाएगा, R2। समझ रहे हो मेरी बात, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलो। RT की जगह क्या हो जाएगा, R2। तो आपने कहा सर R2 इज इक्वल टू R0 की जगह क्या हो जाएगा, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा ही रहेगा। अल्फा को भला कोई कौन चेंज कर सकता है, अल्फा अल्फा रहेगा, ठीक है, अल्फा को कोई नहीं चेंज कर सकता। ओके,
अब रही बात सर ये टी की, तो भाई देखो टेम्परेचर में भी तो डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, टेम्परेचर में भी तो डिफरेंस आएगा, तो अब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करो, R2 इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R1 अल्फा और T2 माइनस T1। ठीक है, R1 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। आपको अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी तो आप निकाल लो, आपको अगर मतलब समझ रहे हो आप, मेन आपका फॉर्मूला ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने कहा सर R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1। देखो हम यहाँ से इसको और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिए, इज इक्वल टू क्या बचा, अल्फा। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा फॉर्मूला। मत याद रखो बस केवल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो ये आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं ये सारी की सारी आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गई बात है ना। अगर हम इसकी बात कर ले अगर यूनिट की, तो यूनिट बता दो कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। ओके, क्या लिख रहा है यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, देखो ओम, ओम ये भी अपॉन ओम, और ये आपका टेम्परेचर का एक मिलेगा क्या, डिग्री सेल्सियस। तो ओम से ओम कट गया, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा पर डिग्री सेल्सियस, है ना। पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखो या 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस लिखो, चाहे एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपकी इसकी हो जाएगी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना बच्चे कि अल्फा की जो वैल्यू होती है मेटल्स के लिए तो हाई होती है। अब मेटल्स में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा, एलॉय, एलॉय जिसको हम लोग कहते हैं ना, जैसे एलॉय में बेसिकली हमारे क्या क्या आते हैं, मैग्नीन आता है, कॉन्स्टेंटन आता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो एलॉय की जो अल्फा जो होती है ना, जिसको आप लोग क्या कहते हो, क्या कहते हो आप लोग, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो जो एलॉय के लिए एज कंपेरिजन टू प्योर मेटल जो हमारा होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, अल्फा किसके लिए, एलॉय के लिए। ओके, तो ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ना। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लगाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सेम वही सारी कहानी फिर से चलेगी, बात समझना है यहाँ से। ओके बच्चे, नेक्स्ट हेड आप हेडिंग लगा लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। सेम वही हम फॉर्मूला फिर से आपको यूज करने वाले। मैंने कहा आपसे कि रो का आपने एक फॉर्मूला देखा था क्या, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, है ना, या आपने ये भी कहा था 1 अपॉन सिग्मा, याद है पिछला वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर आपका ये 7 है, तो 6555, ठीक है। ये आपने कहा था रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करते चलो, है ना, फॉर्मूला आप नहीं भूलो, भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बार बार चीज़ों को रिवाइज किया करो, जब पढ़ा करो तो चीज़ों को, प्रीवियस वाली चीज़ों को रिवाइज किया करो ना, ये पढ़ने का सही तरीका है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया मस्त, हाँ सर पढ़ लिया समझ में आ गया, अब तो सब सीधे सर एग्जाम में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। आप उनको चीज़ों को रिवाइज किया करो। देखो ये ह्यूमन का जो माइंड का ना नेचर ही ऐसा है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर बार बार ध्यान दोगे तो बार बार याद आएगा। किसी और से मत रिलेट कर लेना, बार बार ध्यान दोगे तो बार बार याद आएगा, है ना, कुछ ऐसा ही है ह्यूमन नेचर। ओके, तो हम कहाँ पर थे, ओके, हमने कहा सर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो आप रो का फॉर्मूला जानते हो, रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ या 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने कहा सर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है किसके, 1 अपॉन एन इंटू टाउ, आगे बात समझ में। तो हमने कहा कि जो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली 2 पैरामीटर पर डिपेंड करती है। एनसीईआरटी देखो साफ साफ आपके ये एक वर्ड बोलता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो 2 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टिविटी जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ टाइम की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। क्लियर है बात। तो आपने कहा यहाँ से सर क्या, कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है ना, इज रिलेटेड, एनसीईआरटी की ये लाइन है, ध्यान समझो। अब यार देखो क्या है, हम कोई बहुत बड़े फिजिसिस्ट तो है नहीं, ठीक है, कि हम अपने खुद के वर्ड्स बनाएंगे। हम जो भी वर्ड्स लिए रहते हैं वो कहीं ना किसी बुक से होते हैं। हाँ, मे भी समझाने के लिए हम कभी कभी आपको इस बोर्ड में, है ना, मेरे भी वर्ड्स आपको दिख जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल लिख देते हैं,
समझाते हैं, देन उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको आपको उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कराते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको बोर्ड पर लिखते हैं, वही तो काम करते हैं। तो हमने कहा सर कि हमारी जो रजिस्टिविटी, देखो हम अभी मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जो रजिस्टिविटी है बेसिकली दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है। कौन कौन सा, एन ऑर्डर, तो मैं उसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना, है ना, रिलेटेड टू टू पैरामीटर। ये एनसीईआरटी का लाइन है, टू पैरामीटर। आप बस देखो, आपको बस समझ में चीज़ें आनी चाहिए, हम एग्जाम्पल कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से नहीं ले रहे हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं देखना चाहिए। और अगर आप वीडियो को अगर आप स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे हाँ सर ये तो आप दिखने वाला काम कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। तो आपको बेसिकली पूरी वीडियो को देखना है आपको, इसलिए स्किप नहीं करने के लिए कहते हैं, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, भाई कौन कौन सा। पहला हमारा होता है नंबर ऑफ, देखो जो चीज़ है हम वही तो लिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्या, डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज जिसको हम लोग कहते थे एन, पिछले वाले में हमने न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन याद रखना, यहाँ पे लिख लो फ्री इलेक्ट्रॉन। और दूसरा पैरामीटर क्या है भाई, रिलैक्सेशन टाइम पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको करने वाले हैं थोड़ा सा कैटेगराइज। कैसे करने वाले हैं कैटेगराइज, हम बात करते हैं पहले मेटल्स की। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक चलेगा, है ना, फॉर मेटल्स। देख, मैंने आपसे बताया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी भी कंडक्टर की, है ना, मान लो अगर हम किसी भी, मान लो मेटल की, या मान लो हमने कहा कॉपर की, अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, है ना, अगर उसकी रेजिस्टेंस अगर बढ़ती है, मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, है ना, एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, जो भी कह लो। तो अगर आप रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की कैपेसिटी, ठीक है। देखो आप ये ध्यान दोगे, जब आप अपनी बुक में देखोगे तो आप ये देखोगे कॉपर, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो नेग्लेजिबल होती है। 10⁻⁻8 का आप मतलब समझ रहे हो, -8, है ना, ओम मीटर रजिस्टिविटी का जो हमारा यूनिट होता है। आप देखो अपने बुक में देखो, मान लो अपने कॉपर की कहा समथिंग कुछ है और इंटू 10 पावर क्या है, -8 है, तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेजिबल है। मतलब कॉपर जो है वो चीज़ों को रजिस्ट कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लेस अमाउंट में करेगा। -8 समझ रहे हो, -8 का मतलब बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं भाई, देखो इसका मतलब है कि अगर, देखो बात है अब यहाँ समझना, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसकी रजिस्टिविटी अगर बहुत ही क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या है, इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही क्या है, हाई है। समझ रहे हो मेरी बात, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर रजिस्टिविटी, भाई अगर देखो रजिस्टिविटी कम, मैंने आपको बताया था पाइप वाला एग्जाम्पल लेकर के कि अगर इसकी रजिस्टिविटी अगर कम तो कंडक्टिविटी क्या, हाई, ठीक है। रजिस्टिविटी अगर ज़्यादा तो कंडक्टिविटी क्या, लो, है ना। देखो सेम वही कहानी हम फिर से करेंगे। हमने कहा भाई कि हमने नंबर ऑफ, हमने हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो हम बात करें मेटल्स की, याद रखना मेटल्स में, तो अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे, अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो आपका जो एन होगा वो क्या होगा, वो रिमेन अनचेंज्ड। एन में कोई बढ़ोतरी होगी नहीं, कोई भी इंक्रीज नहीं होगा भैया। एन 10 है तो 10 ही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 100 है तो 100 ही रहेगा, 1000 तो 1000 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नहीं, बस उनके मूव करने की जो कैपेसिटी है, एक दूसरे को टक्कर मारने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिमेन अनचेंज्ड, पहली चीज, एन तो हमारा अनचेंज्ड हो गया। तो भाई बढ़ा क्या, बढ़ा क्या, तो वाइब्रेशन जो हो गया ना, इनके जो एटम्स के वाइब्रेशन करने की जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ गई, ठीक है। अब बढ़ गई तो जिसकी वजह से अब क्या हो गया, उनके ऊपर एक मतलब उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई, और जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ जाने की वजह से सेम वही कहानी, रेजिस्टेंस वाली कहानी आपने जो नोट्स में लिखा है, सेम वही कहानी फिर से आपने कहा कि अगर उसके वाइब्रेशन करने की अगर कैपेसिटी अगर बढ़ गई, है ना, अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो हम कहेंगे वो चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी क्या कर रहा होगा, टक्कर मार रहा होगा। तो अगर बहुत ही जल्दी जल्दी अगर टक्कर मारने लगा तो भाई उसकी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, वो अब डिक्रीज हो गया, ठीक है। पहले ये ऐसे था, ये ऐसे टक्कर मारते, ये इस तरीके से यूं, ठीक है, ये दूसरे वाले को टक्कर मार रहा था यूं इस तरीके से। अब क्या हुआ, अब बहुत तेजी से यूं फटा, ये इसको, है ना, ये इसको, ये इसको बहुत जल्दी जल्दी होने लगा।
ठीक है। तो यानी कि अब जो टक्कर मारने की जो टाइमिंग है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया डिक्रीज। तो भाई देखो अगर डिक्रीज हो गया तो आपने यहाँ पे क्या बताया है, टाउ। टाउ देखो रो की कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, क्या रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। साफ साफ ये आपको डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है, नोट्स डाउनलोड आपने कर लिया है तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो सॉरी हम क्या हम कहाँ पढ़ते, देखो हमने कहा कि भाई अगर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे, आपने कहा कि सर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अब जो टक्कर मारने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। टक्कर मारने की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो रिलैक्सेशन टाइम हो गया वो क्या हो गया, घट गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज हो गया तो हमने कहा कि सर हमारा जो रो है वो रिलैक्सेशन टाइम की क्या है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई अगर ये अगर डिक्रीज हुआ, ये अगर इसकी टाइमिंग अगर डिक्रीज हो गई तो इसकी क्या हो जाएगी, ये बढ़ गया, तो रो हमारा क्या हो गया, रो बढ़ गया। अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर रो बढ़ गया तो ये बताओ सिग्मा पर क्या असर करेगा, ये सिग्मा पर क्या इफेक्ट करेगा, बताओ 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 बताओ, क्या असर करेगा, क्या इफेक्ट करेगा। तो भाई जो सिग्मा होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला 1/सिग्मा। बोलो नहीं जानते हो तो जान लो, नहीं जानते हो तो आप पिछला वाला वीडियो देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आएगा, भाई यहां पर भी अल्फा होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा होगा, जिसको हम कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। हमने वहां पे कहा था कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को हमने वहां पे क्या कहा था, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, सेम वही चीज, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है ना। तो कैसे आएगा भाई, देखो मान लो सेम वही कहानी फिर से आप रिपीट करो। आपने कहा कि मान लो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो मान लो रजिस्टिविटी थी वो मान लो रो थी, है ना, क्या मान ले, रो 0 मान ले, ठीक है। और फिर हमने कहा कि अब हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, हमने मान लो 0 नहीं कुछ और ले लिया जाए, ओके ठीक है 0 ही ले लो। अच्छा चलो हटाओ इसको, यहाँ से ये ले लेते हैं। मान लो कि हमने कहा सर मेरे पास T0 नाम का कुछ टेम्परेचर है, मतलब कुछ भी आपका टेम्परेचर 5 6 7 7 कुछ भी था, ठीक है। आपने कहा कि मतलब इस टेम्परेचर पे हमारी जो वायर की जो रेजिस्टिविटी थी वो कितनी थी, रो 0 थी, और हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, दैट इज T1 कर दिया, तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी हो गई, बताओ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो 1 हो गई। क्लियर है इतनी मेरी बात, बहुत ज़्यादा तेज बोलती है। देखो हमने कहा सर मेरे पास मान लो कोई T0 नाम का एक टेम्परेचर था, मतलब T0 मतलब कुछ भी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, T0 आप कुछ भी मानो, आप फ्री हो मानने के लिए, ठीक है ना। हमने कहा सर 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जो आपकी जो रेजिस्टिविटी थी वो मान लो रो 0 थी, इसकी पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू होगी। फिर हमने कहा सर अब हम टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, चलो बढ़ा दिया, मतलब हमने मान लो 12 डिग्री सेल्सियस अब कर दिया, T1 इक्वल टू कितना हो गया, 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी हो गई, वो रो 1 हो गई। समझ लो मेरी बात, बहुत ज़्यादा तेज बोल दिए थे, चलो समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो सेम वही कहानी फिर से देखो, क्या दैट इज, भाई ये देखो ये ज़्यादा है, ये रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो इसकी रेजिस्टिविटी बड़ी होगी, यानी कि रो 1 इज इक्वल टू रो 0। सेम वही कहानी फिर से, क्या 1 प्लस अल्फा, और याद करो क्या था, क्या था, T1 माइनस T0। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू फिर से निकाल सकते हो, कर सकते हो ना, क्या हो जाएगा, रो 1 इज इक्वल टू रो का मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इस पूरे का इसमें, है ना, इस पूरे में, तो क्या हो जाएगा रो 0 प्लस रो 0 अल्फा और T1 माइनस T0। तो आप क्या करो, आप यहाँ से इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, रो 1 माइनस रो 0, और देखो इज इक्वल टू क्या बचेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एक बार में एक ही स्टेप करते हैं, वरना कहोगे सर कहाँ से कर दिए। रो 1 माइनस रो 0 अपॉन, देखो हम इस पूरे को, इसको और इस पूरे को इधर भेज दे रहे हैं, अपॉन में भेज दे रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, रो 0 इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल टू अल्फा ना। तो यहाँ से आपका एक ही फॉर्मूला, मे भी शायद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, वो आपके रेजिस्टेंस वाले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बट मेन फॉर्मूला आपने देखो वही आपको याद रखना है। क्लियर है मेरी बात, बोलो, आप कमेंट करके बताओगे बच्चे कि हाँ सर आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ गई है ना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से एक बात और समझते हैं
अच्छा, पहले इसकी हम यूनिट बात कर लें। तो भाई इसकी यूनिट भी क्या होगी, यहाँ पे ये जो अल्फा है इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम वही होगी, क्या, पर डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, यही तो होगी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, अब यहाँ से अब हम थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड हम अपनी बात करते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्या है, बात समझते हैं थोड़ा सा। ओके सर, यहाँ से आप बात समझना। हमने कहा सर, हमने अगर मेटल की अगर हमने बात करी थी, हम मेटल की भी बात करके करते हुए चल रहे हैं ना। हमने कहा कि सर मेटल के लिए हमने कहा कि अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो रजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करती है और हमारा जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो हम क्या है, मान लो अगर मेरे पास सर अगर कोई एक कॉपर वायर है, ठीक है, क्या है, कॉपर वायर है, और हम उस कॉपर वायर को क्या कर रहे हैं, उसका हम टेम्परेचर लगभग बढ़ा रहे हैं। मान लो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150, इस तरीके से है। ये हम क्या शो कर रहे हैं, ये हम शो कर रहे हैं टेम्परेचर, है ना, किसमें, मान लो केल्विन में रख रहे हैं, बहुत ही कम कम। और इधर की तरफ हम क्या शो कर रहे हैं, इधर की तरफ हम शो कर रहे हैं रजिस्टिविटी, दैट इज रो। क्या शो कर रहे हैं, इधर की तरफ रजिस्टिविटी शो कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि हमारे जो भी अगर एक मेटल है, मान लो हमने कहा सर कॉपर है, ठीक है। आप अपने कॉपी में देखो, बुक में देखो कि एनसीईआरटी बुक में कॉपर की रजिस्टिविटी देखो कितनी, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो देखो होता क्या है कि एट इनिशियल, मान लो अगर टेम्परेचर अगर बहुत ही अभी बहुत ही कम है ना, तो इस केस में क्या होता है, हम अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में अगर कॉपर वायर की, तो हमें देखो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो नॉन लीनियर मिलेगा। नॉन लीनियर का मतलब देखो क्या है, कुछ इस तरीके से कर्व टाइप से मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, देखो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज करो। देखो ये ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे उसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, नॉन लीनियर तरीके से। लेकिन एक ऐसी भी तो कंडीशन आएगी जब आप इसको गर्म करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कहाँ तक, इसकी एक लिमिट होगी ना। वो कहेगा भैया बस गर्म हो गया, मतलब मान लो आपने कहा कि हम इसको मान लो 300 डिग्री सेल्सियस तक मान लो गर्म कर दिए, तो क्या अब आप इससे भी ज़्यादा इसको गर्म कर सकते हो, इसकी कुछ ना कुछ तो गर्म करने की कैपेसिटी होगी, है ना। तो जब आप इतना जब गर्म कर दोगे तो उस केस में आपका ये जो ग्राफ है वो सीधा बन जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर लो है ना, देखो क्यों, क्योंकि अब ये 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, मान लो फिक्स हो गया। अब वहां से इसका ग्राफ कैसा चलेगा, सीधा चलेगा। तो देखो वही चीज ये है कि अगर आप एक लो टेम्परेचर पर अगर आप इस कॉपर वायर के अगर आप ग्राफ को देख रहे हो तो आपको जो लाइन मिलेगा वो एक नॉन लीनियर तरीके से मिलेगा, है ना। और कॉपर की बेसिकली जो रजिस्टिविटी होती है वो होती कितनी है, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम इंटू मीटर, ये होती है। देख रहे हो कितना कम, बहुत ही कम है यार, बहुत ही कम, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है। हाँ, तो अगर कॉपर की अगर तुमको रजिस्टिविटी अगर बढ़ानी है तो कॉपर को क्या करो, गर्म करो। तो अगर आप गर्म करोगे कॉपर को तो इसकी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब मेटल से देखो रिलेटेड हमारा एक और टर्म है एलॉय। क्या है, एलॉय से, है ना। अभी एलॉय बेसिकली मान लो जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था क्या आया, तो कहा था नाइक्रोम। आपका जो नाइक्रोम वायर होता है, जो आपका जो टंगस्टन वायर होता है, ठीक है, सब हमारे क्या होते हैं, नाइक्रोम। ओके, CHROM, ओके, नाइक्रोम, ठीक है ना। नाइक्रोम, अब हमारे ये जो नाइक्रोम होता है ये बेसिकली कई सारे एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि निकिल, इसमें निकिल भी मिला हुआ रहता है, इसमें Fe भी मिला हुआ रहता है, इसमें क्रोमियम भी मिला हुआ रहता है, ये सारी चीज़ें मिली रहती है। अदर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके जो अदर आपके जो एग्जाम्पल है वो होता है आपका मैग्नीन, है ना, मैंगनीन, ओके, मैंगनीन होता है। दूसरा आपका कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन वायर, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन वायर होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं, ठीक है। अब इस एलॉयज की जो रजिस्टिविटी होती है वो एज कंपेरिजन टू मेटल थोड़ी सी ज्यादा होती है। कैसे, आपने ये कहा कि जो नाइक्रोम हमारा वायर है ये हमें देखने से पता चला, देखो ये सब लिस्ट में दिया गया है ना। अब ये कहाँ से आया सर, तो भाई प्रैक्टिकल किए गए हैं, वायर के ऊपर बताई गई चीज़ें, काफ़ी सारी मतलब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, ये सारी चीज़ें हुई हैं लैब में, ठीक है। तो हमने कहा कि जो नाइक्रोम वायर की जो रजिस्टिविटी है वो लगभग कितनी होती है, 100 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो देखो ज़्यादा है ना, कॉपर वायर से रजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है भाई, आ रही बात समझ में। अब कुछ बच्चे सर इसमें भी कंफ्यूज आएंगे। देखो भाई मैंने कहा कॉपर की कितनी थी, 1.7 इंटू 10⁻⁻8 थी। अगर आप इसको अगर अच्छे से लिखना चाहो तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि 1 2, है ना, 2 पॉइंट और इसका ले लो तो कितना हो गया,
10⁻⁻⁶। तो ये बताओ 10⁻⁻⁶ बड़ा है या 10⁻⁻8 बड़ा है? भाई कौन बड़ा है? 10⁻⁻6 बड़ा है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने कहा कि हमारी जो नाइक्रोम वायर की जो हमारी रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी एज कंपेरिजन टू, क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू प्योर हमारा जो मेटल है जैसे कॉपर है उसके कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा देखो, यानी कि ऐसे समझो कि नाइक्रोम वायर की या फिर मान लो आपका जो एलॉय है ना, तो उसकी पहले से ही क्या है, कुछ रजिस्टिविटी है पर्टिकुलर। मान लो किसी अगर हम टेम्परेचर पर बात करें तो उसकी रजिस्टिविटी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। हमने कहा, यहाँ से समझना आप मेरी बात, आपने कहा कि मान लो हमने टेम्परेचर दिया, ठीक है, किसी भी एलॉय को हमने उसका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया। या फिर मान लो भी हम मान लो लेते हैं जीरो टेम्परेचर पर, हमने जीरो टेम्परेचर पर हमने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये कहा कि हमारा, अगर हम बात करें अगर प्योर मेटल की, हमारा जो प्योर मेटल जैसे कि कॉपर, प्योर मेटल का मतलब क्या, कॉपर, तो प्योर मेटल जो हमारा होगा वो क्या शो करेगा, वो हमारा नेग्लेजिबल स्मॉल रजिस्टिविटी शो करेगा। कैसा शो करेगा, स्मॉल रजिस्टिविटी, बहुत ही कम रजिस्टिविटी, ठीक है। तब उसका ग्राफ कुछ ऐसे बना था, आपने देखा ऊपर वाले में ऐसे बना था, ठीक है। लेकिन अगर हम यही 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम किस पर देते हैं, मान लो अगर हम अपने एलॉय पर देते हैं, है ना, एलॉय पर देते हैं, तो एलॉय क्या शो करेगा, सम रेसिडुअल, मतलब इसके पास पहले से ही कुछ क्या है, इसके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज्यादा रजिस्टिविटी है। बात समझना, सम रेसिडुअल रजिस्टिविटी होगी, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर ग्राफ बनाना चाहे बच्चे, देखो कैसे बनेगा। ये हमारा क्या शो कर रहा है इधर, टेम्परेचर, ये हमारा क्या शो कर रहा है, रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी बना लेना आप। तो मान लो मैंने कहा कि जो हमारा जो मान लो कॉपर वायर था बहुत ही 0 डिग्री सेल्सियस, मान लो उसकी लगभग क्या थी, मान लो यहाँ पे मेरा 200K है, यहाँ पे 400K है, यहाँ पे 600K, इस तरीके से ये ऐसे चल रहा है, ये केल्विन में लिया गया है। और मान लो हमने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस हमें जो रजिस्टिविटी मिली वो मान लो 1 मिली, ठीक है, और ऊपर गए तो हमें कितनी मिल गई, 1.10 मिल गई। तो देखो कॉपर वायर की जो रजिस्टिविटी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, समझ रहे हो, ऐसे स्टार्ट हुई थी, लेकिन नाइक्रोम वायर की रजिस्टिविटी स्टार्ट होगी यहाँ से, क्योंकि इसके पास पहले से क्या है, इसके पास पहले से ही कुछ रजिस्टिविटी है ना। हमने कहा ना सम रेसिडुअल रजिस्टिविटी, मतलब पहले से ये कुछ रजिस्टिविटी रखा है एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो भाई कॉपर का तो कॉपर का तो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो क्या नाइक्रोम वायर का भी यहीं से स्टार्ट कर दें? समझ रहे मेरी बात? नहीं करेंगे ना यहाँ से स्टार्ट भाई, क्योंकि इसके पास पहले से कुछ रजिस्टिविटी है, और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी और क्या हो गई, इंक्रीज होने लगी, है ना। तो पहले से ही कुछ रजिस्टिविटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके नाइक्रोम वायर का आपका एक ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो हमने एलॉयज में हमने ये देख लिया, हमने मेटल में हमने दो चीजें देखी, हमने एक मेटल देखा, हमने एक एलॉय देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, कि सेमीकंडक्टर पर रजिस्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना, अब इन दोनों पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट करने वाला है। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई सेमीकंडक्टर, मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स याद रखने हैं। जैसे आपका होता है क्या, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम होता है, और आपका क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। अब मैंने आपको सेमीकंडक्टर से मैंने आपको दो रिलेटेड थ्योरी बताई थी। क्या, सेमीकंडक्टर के पास दो चीज़ें होती है, क्या होता है, एक आपका होता है होल्स और एक आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप टेम्परेचर को क्या करो, राइज करो, सेमीकंडक्टर आप मान लो जर्मेनियम का आपने एक वायर ले लिया है ना, आपने एक एलिमेंट ले लिया, और आप क्या करो, आप उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, राइज कर रहे हो। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आप उसके टेम्परेचर को राइज करोगे तो उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आप ये रिलेशन जानते हो क्या, कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम इनटू आपका ये नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा सर अगर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं, n अगर बढ़ रहा है, तो बताओ रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये कहोगे सर कि हमारा जो रो है वो क्या हो जाएगा, अब इस केस में डिक्रीज हो जाएगा भाई। क्लियर है इतनी बात? आगे बात समझ में? तो सेमीकंडक्टर के लिए हमारा जो रो है, अगर आप टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है
है ना। तो ये सारी की सारी कहानी थी सेमीकंडक्टर के केस में। कैसे समझना था, बहुत ही आसान है, आपको इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप बताओ भाई कितना रटोगे, कैसे रटोगे, मेटल का रटोगे, सेमीकंडक्टर का रटोगे, या फिर समझ रहे हो एलॉय का रटोगे ना। तो ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे अभी चीज़ें आएंगी, आपको याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो चीज़ हम समझ सकते हैं उनको समझ लेंगे। समझना तो यार देखो सभी चीज़ों को, बेसिकली आप लोग देखो करते क्या हो कि आप ये सारी चीज़ें नहीं की नहीं पढ़ते हो। तो चीज़ों को सीखने के भाई देखो दो तरीके होते हैं। हम हमेशा बच्चों से ही कहते हैं चीज़ों को सीखने का हमेशा दो तरीका होता है। पहला, या तो आप खुद प्रैक्टिकल करो, तो आप क्या, आप लैब बनाओ अपना एक, और उसमें बढ़िया सा कहीं जाओ, खोजो सेमीकंडक्टर वायर खोजो, और उसमें देखो गरम वरम करके पता नहीं क्या क्या तुमको इंस्ट्रूमेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको कोई बताया तो आपने उसे कैप्चर कर लिया, समझ रहे हो। फिलहाल अभी देखो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो यही है, ठीक है, कि मेरे को ये कोई दूसरा बताया, फिर मैंने आपको बताया, फिर आप किसी और को बताओगे, है ना। ऐसे ही से ये जो है इन्फॉर्मेशन, ये इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है सीखने का, ठीक है ना। ओके, अच्छा देखो अगर हम बात करें अगर इंसुलेटर की, ठीक है, तो बेसिकली इंसुलेटर के लिए, अच्छा देखो सेमीकंडक्टर के लिए हमारा जो अल्फा होता है ना, वो हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। ओके बच्चे देखो हम लोग इंसुलेटर पर थे और हमने कहा कि भाई कि अगर आप इंसुलेटर का अगर आप टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज करते हो, समझ लो, ठीक है, तो जो रजिस्टिविटी होगी सोचो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि शायद एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आप टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि हमारा वो जो इंसुलेटर है एज अ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। चलो देखो आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आपने कहा सर मेरे पास एक लोहे की नहीं, एक मान लो कोई छोटी सी लकड़ी की, मान लो एक बड़ी सी मान लो कोई लकड़ी होती थी, ठीक है। आप ये देखते थे कि आप अगर उस लकड़ी को गर्म करते थे एक तरफ से, ठीक है, गर्म कर रहे हो, दूसरी तरफ पकड़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे मान लो देखो अगर उसकी अगर आप नज़दीक अगर पकड़ो, जहाँ पर जल रहा है उसके अगर आप अगर नज़दीक पकड़ो तो आप ये देखोगे कि वहाँ का पोर्शन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब है क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब उनकी अब जो रजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस वजह से क्या होने लगा, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मतलब एज एक वो कंडक्टर की तरह ट्रीट करने लगेगा। अगर ऐसा हम एक कंडीशन दे दें तब, बहुत ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तब, एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका था ओवरऑल क्या कि बेसिकली टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रजिस्टिविटी पर और हमारे रेजिस्टेंस पर, है ना। देखो फाइनली हमने दो चीज, देखो अब अगर हम इसकी बात करें, सॉरी इसका हम जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं। ओके ग्राफ तो बच गया। देखो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। कुछ ऐसा क्यों, देखो आपने कहा सर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर अभी बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत ही क्या है, कम है, तो रजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। सही बात है, टेम्परेचर कम है तो रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पे टेम्परेचर क्या कर दिया, बहुत ही बढ़ा दिया। मान लो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 500 हो गया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो देखो रजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ाया तो रजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है। देखो फाइनली तो हमने बेसिकली हमने पढ़ा क्या, कंक्लूजन हम समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो हमने कहा कि अगर फॉर मेटल्स की अगर हम बात करें, तो हमने कहा कि सर अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं, समझना यहाँ से, अगर हम सर टेम्परेचर को अगर क्या करते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रजिस्टिविटी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट जो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बोलो ये बात क्लियर है। अच्छा एलॉय में हमने कहा सर एलॉय की हमारी जो रजिस्टिविटी होती है, एलॉय की हमारी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू मेटल की रजिस्टिविटी से, ठीक है। अच्छा फिर हमने कहा सर सेमीकंडक्टर के केस में क्या था, ये तो हमने बात कर ली मेटल की। सेमीकंडक्टर के केस में हमने क्या कहा, सोचो ध्यान से, सोचो क्या कहा हमने सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में हमने ये कहा कि सर अगर हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो रजिस्टिविटी है क्या होती थी, वो डिक्रीज होती थी। अच्छा अगर रजिस्टिविटी अगर डिक्रीज हो रही तो बताओ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी। सही बात है। और सेम यही काम आप किसके लिए ले लो, इंसुलेटर के लिए ले लो। सबका वुड हो गया है ना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है। तो ये आपने फाइनली ये आपने इस वीडियो के रिगार्डिंग आपने इतनी सारी बातें सीख ली, ठीक है। ओके बच्चे, तो
अब हम इसके रिलेटेड कुछ बेसिकली अपने क्वेश्चन कर लेते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ में भी और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ओके, वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो देख करके थक चुके हो, वीडियो को पॉज कर दो, कल देखना, कल आना, फिर से देखना। देखो ये पढ़ाई ऐसे ही होती है। कहने का सेंस क्या है कि पढ़ाई जो है ना वो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। आप पढ़ाई सीरियसली नहीं कर सकते, हाँ सीरियसली नहीं कर सकते, सिंसियरली कर सकते हो। कैसे? सिंसियरली और सीरियसली में भाई फ़र्क है। सिंसियर और सीरियस दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। तो पढ़ाई आप सीरियसली नहीं कर सकते, पढ़ाई आपको सिंसियरली करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने में अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, मत करो, 2 दिन बाद करना है, 1 दिन बाद करना, ठीक है। मज़ा आए तभी पढ़ाई करो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को मज़े के साथ करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर मज़े ही लेने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो तो हमने कहा सर हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं इसके बेस्ड पर। और देखो हमें बेसिकली यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना था। मैंने आपसे कहा कि भाई अगर आपके पास एक टेम्परेचर T1 है और उस T1 पर किसी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो R1 दे दी गई है, और अब उसका हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने T2 बढ़ा दिया, T2 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो R2 हो गई, R2 ओम हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है ना। तो अब हमें एक फॉर्मूला मिला। देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, R2 हमारा क्या है, ग्रेटर है। रेजिस्टेंस R2 क्या है, ग्रेटर है। तुमने कहा सर R2 इज इक्वल टू R1 है ना, और 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आपको याद अगर है तो आप बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से इजिली इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 6 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया गया है कितना, 6 ओम का है, एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। और 7 ओम दिया गया है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना दिया गया, 7 ओम दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द मीन टेम्परेचर कॉफिशिएंट दैट इज अल्फा। आगे बात समझ में, अल्फा आपको निकालना है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर मटेरियल का आपको अल्फा निकालना है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी हम क्या निकाले, अल्फा निकाले। देखो मैंने आपको बताया, अगर आपने पूरी की पूरी अगर आपने वीडियो देखी है तो यकीन करो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने आपसे कहा सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन करते हैं सर कि हमारे पास गिवन क्या चीजें हैं। देखो आपने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास 6 ओम है, दैट इज आपने कहा सर R1 जो है वो कितना है, 6 ओम है। तो भाई R1 ये जो 6 ओम है तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पर है, वो हमारा है 50 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि हमने कहा सर जो हमारा जो T1 है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यानी कि 50 डिग्री जब सेल्सियस हमारा जब टेम्परेचर था तो उस 50 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे जो रेजिस्टेंस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी थी, वो 6 ओम थी। अच्छा अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टेम्परेचर देखो अब कितना कर दिया गया, T2 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। जब 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो भाई हमारी जो रेजिस्टेंस है वो अब R2 हो गई, और R2 कितना हो गया, 7 ओम हो गया। तो आपसे यहाँ से अल्फा पूछ रहा है भाई, बताओ कौन नहीं निकाल लेगा, कौन नहीं निकाल लेगा। एज वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो हमने कहा कि सर हमारा R2 के, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो टेम्परेचर कम था, रेजिस्टेंस भी कम था, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये वाली बड़ी वैल्यू है। तो आपने कहा सर एज वी नो हम जानते हैं R2 इज इक्वल टू, देखो R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इसमें? आपको यहाँ से क्या करना है भाई, आपको R2 पता है, R1 पता है, अल्फा आपको निकालना है, T2 पता है, T1 पता है, कर लिया है। आगे बात समझ में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेरे साथ चलना, ठीक है ना। तो आपने कहा सर R2, तो अगर ऐसा करते हैं, हाँ देखो अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम डायरेक्टली अगर आप लिखो, बात में समझना, अगर आप डायरेक्टली लिखो तो देखो आप कैसे लिखोगे, R2 देखो आप क्या कर ले आओ तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन, फिर जब आप इसका जब अंदर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, R1 इंटू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो R1 और T2 माइनस T1 इधर आ गए अपॉन में, समझ रहे मेरी बात। तो कैसे हो गए, जो हो गए आपके पास R1 और T2 माइनस T1। बोलो इतना आसान, अल्फा। अब बस अल्फा इज इक्वल टू रख दो, R2 की वैल्यू देखो कितनी है, R2 की वैल्यू है 7, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 50। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 50 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 300। सही बात है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग,
देखो तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/300 आ गया। तो 1/300 का आप देखो कैसे मतलब हम इसका सॉल्व कैसे करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं क्या 1/3 इंटू 10⁻⁻2 बोलो ये जो डबल जीरो था ये हो गया 10⁻2 और मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो कितना हो गया 10⁻2 हो गया। तो अब अगर ऐसा हो गया तो आप देखो 1/3 को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो कैसे 0.333 इंटू 10⁻2 या एक पॉइंट अगर आप और बढ़ा दो तो ये कह दोगे कि 3.3 इंटू 10⁻3 और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी क्या डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ये तो होगी यूनिट अल्फा। तो ये आपका इतना क्या आ गया, ये आपका आ गया इतना अल्फा। बोलो इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है, बहुत आसान था, कितना मजा आया करने में। नहीं, अब हमें निकालना भी ये कह रहा है कि अगर हम इसका फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, अब इसकी रेजिस्टेंस हमें निकालनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, कि अगर हम टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। बहुत आसान है। अब देखो आपने कहा सर इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू बस याद रखनी है आपको, अल्फा की वैल्यू आपने कॉपी पे अपने लिख लिया ना, मिटाते हैं इसे, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बस आप मेरे बनाए हुए फॉर्मूले पर चलो, आप मैंने आपको जो भी बताया है ना आप उस पर चलो। देखो तो आपने कहा कि सर अगर हम जो अल्फा है हम जो टेम्परेचर है वो कितना रखना चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं। देखो आपने T1 मान लिया, T2 मान लिया, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो T3 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। बोलो कोई प्रॉब्लम है। तो भाई T3 में हमें एक नया रेजिस्टेंस मिलेगा R3 मिलेगा और हमें ये R3 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा जी, अब देखो सर फिर सेम वही फॉर्मूला, भाई देखो ये वाला टेम्परेचर इससे मतलब ये जो हमारा जो, अब देखो हमें किसी दो रेजिस्टेंस को लेने हैं है ना, हम दो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस को लेंगे। अगर 0 तो 0 से पहले क्या रहा होगा, मतलब ये आपका ये वाला T1 वाला रहा होगा ना, मतलब 0 50 देन 100, तो आप 0 और 50 को लोगे। तो आपने कहा कि T1 और T3 में आपका बड़ा कौन, देखो अगर हम बात करें कि भाई T1 पर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना था 6 था, टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस आपको और क्या मिलेगा, ये जो R3 होगा, समझने के लिए केवल बता रहे हैं, ये जो R3 होगा वो R1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो R1 बड़ा है। इट मीन्स हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे सर R1 इज इक्वल टू एज वी नो R1 इज इक्वल टू R3 और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T3। बोलो अगर हम इसको ले रहे हैं तो क्या करेंगे, T1 माइनस T3 करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा नहीं, हमें यहाँ से R3 चाहिए, कोई बात नहीं। देखो R3 को सॉल्व करने से पहले देखो क्या कर लो हम, एक मिनट, ऐसा करते हैं। ओके, तो यहाँ से R3 को आप यहीं छोड़ दो, इस पूरे को उठा करके इसके अपॉन में ले आओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T3। चलो इतनी बात समझ में आई, ये आपका R3 मिला। सो अब यहाँ से R3 निकालो। सो R3 इज इक्वल टू, देखो वैल्यू रखते हैं R1 की देखो वैल्यू कितनी है 6 ओम अपॉन 1 प्लस अल्फा की अभी आपने थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, देखो आपने दो वैल्यू निकाली थी। आपने कहा था कि सर मेरा जो अल्फा है 1 अपॉन कितना आया था 1 अपॉन 5 6 30, ओके 1/300 आया था। तो हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, हम वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखते हैं। पॉइंट वाली वैल्यू भी रख करके आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, कितनी 1/300 इंटू T1। तो T1 की वैल्यू कितनी रखोगे आप 50 माइनस 0, T3 की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो छोड़ दो, काट दो, 1 0 से 1 0 कटा, 5 6 जा, तो कितना हो गया, देखो ध्यान समझना कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया R3 इज इक्वल टू 6 अपॉन, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब देखो ऐसे बचा 1/1 प्लस 6। बोलो ये बात समझ में आ रही है। तो 6 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, ये 6 चला गया सबसे टॉप पर, तो R3 इज इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितने बार में जाएगा 7 5 जा, ओके 5 पॉइंट कितना बचेगा 1, ओके तो लगभग ये आपका आ जाएगा 2 टाइम, ठीक है 5.2 है ना। तो 5.2 क्या ओम, ये आपका आ गया आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से हम बताओ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई, बहुत आसान है, कहीं भी बताओ, कहीं भी अगर एक भी अगर जरा सा भी अगर आपको प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और आप वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है ना। फिर आप कहते हो सर आप न्यूमेरिकल नहीं बताते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब आप वीडियो पूरा देखते ही नहीं हो, ठीक है, आप पूरा नहीं देखते हो, ओके। तो आपको पूरा देखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन है। अब कैसे आपको पता चलेगा, आप अगर आप देख ही नहीं रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा सर, ये मोस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ओके बच्चे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3.3 है। ठीक है, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देखो, नहीं है तो आप ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम, है ना, नाइक्रोम वायर यूज किया जा रहा है फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर कितना होता है आपको याद रखना है, वैसे दे दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। आप अभी जिस रूम में बैठे हो, मान लो अगर फैन चला रहे हो तो उसमें उसकी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, गर्मी में थोड़ी सी बढ़ जाती है। फाउंड टू बी 75.3 मतलब 75.3 ओम। ओके, मतलब ऐसा समझो, देखो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। आपने कहा कि सर 20 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो दे दी गई है। क्लियर है, बहुत आसान। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने टोस्टर को 230 वोल्ट, देखो वोल्टेज हमने क्या किया, सप्लाई किया। अब बात समझना, तो अगर आप सप्लाई करोगे, क्वेश्चन को समझते चलो, तो अगर आपने 230 वोल्ट अगर आपने सप्लाई किया, इसका मतलब है कि आपने उसमें करंट फ्लो कराया। तो करंट फ्लो कराया मतलब उसकी टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो आपको एक नया टेम्परेचर मिला, और नया टेम्परेचर के साथ साथ आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर से, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस में मिला। तो कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम एलिमेंट। अच्छा देखो, अभी स्टडी टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, अभी ये फिर आगे दे दिया है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द, अच्छा ये मतलब अल्फा दे दिया, अल्फा 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 इज इक्वल टू कितना दे दिया, 1.7। ओके, तो आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको क्या क्या पता चला, आपको ये पता चला कि देखो, अच्छा यहां से हम पहले एक बात समझते हैं, स्टडी करंट, है ना। अब इस स्टडी करंट का मतलब क्या है, देखो स्टडी करंट का मतलब ये है कि मान लो जो हमारी नाइक्रोम की जो वायर है वो मान लो गर्म हुई होगी, ठीक है, वो गर्म होती चली जा रही होगी। अब पर्टिकुलर एक ऐसा भी तो पॉइंट आया होगा जब वो फाइनली, अब उससे ज्यादा वो गर्म हो ही नहीं सकता, है ना ऐसा। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो अभी आप पढ़ते पढ़ते भी आप ऊब गए होगे तो आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, और अब दूसरे दिन आप क्या करो, अब इस वीडियो को देख रहे होगे, अगर ऐसा है तो। अगर नहीं देख रहे हो तो देन बहुत अच्छा, आपकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है ना। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन करते हैं भाई मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर है यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो, ठीक है ना। व्हेन नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। अच्छा भाई, तो क्या दे दिया भाई, T1 दे दिया, है ना। क्या दे दिया, T1। T1 इज इक्वल टू कितना दे दिया आपके पास, T1 इज इक्वल टू दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि जब ये 27 डिग्री सेल्सियस था तब उसकी जो रेजिस्टेंस है आप देखो कितनी है, तो जो R1 है बच्चे वो कितनी है, वो दे दी गई है 75.3 ओम, है ना। अब कह रहा है कि हम इसको कंटिन्यूसली हमने इसमें वोल्टेज फ्लो कराया कितना, V इज इक्वल टू हमने किया 230 वोल्ट का हमने इसमें वोल्टेज हमने फ्लो कराया। तो इसमें करंट फ्लो हुई कितने एम्पियर की, 2.68 एम्पियर की इसमें करंट फ्लो। अब बात समझना, तो ये कह रहा है कि जब हमारा वायर जब स्टडी स्टेट में चला जाए, मतलब कि आप टेम्परेचर देते बढ़ गई, एकदम टेम्परेचर अचानक से पूरी की पूरी बढ़ गई, अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकती, तो अब उस केस में, है ना, आपको क्या निकालना है, मतलब पर्टिकुलर आपको तो टेम्परेचर निकालना है और कितना रेजिस्टेंस, मतलब बेसिकली आपको टेम्परेचर निकालना है कि आपको वो स्टडी स्टेट आपको टेम्परेचर निकालना है कि जब वो मैक्सिमम स्टेट में चला जाए। समझ रहे हो, एक ऐसा भी स्टेट आएगा ना कि जब अब उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, फिक्स हो जाएगा ना वहां पे। तो आपको ऐसा समझ लो कि आपको T2 निकालना है, बट R2 तो दिया ही नहीं। लेकिन देखो आपने कहा सर मैंने वायर में मैंने क्या फ्लो कराया, वोल्टेज फ्लो कराया। तो वायर में वोल्टेज के फ्लो होने की वजह से, मतलब उसमें करंट फ्लो हुआ, तो करंट के फ्लो होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगी। तो वो टेम्परेचर मान लो कितनी हो गई, T2। समझ रहे हो, वो टेम्परेचर कितनी हो गई, T2। और उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस, तो देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो R2 का बताओ, R2 देखो कितना हो जाएगा, ये जो R2 आपने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये R2 आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V आपको देखो कितना है 230 अपॉन आई कितना है 2.68। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 85.8 ओम। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये कहाँ से आया भाई, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, आपने वोल्टेज दिया, आपने करंट फ्लो कराया, तो क्या हुआ,
पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब हमें एक रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, तो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा ये, अब इसी रेजिस्टेंस की वजह से ये टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो अब ये कैसे मिलेगा, तो बस पता चल गया आपको, एज यू नो, क्या जानते हैं भाई हम, सब जानते तो बहुत कुछ है। तो एज वी नो, कोई बात नहीं, हमें जो जानना है वो लिखेंगे। देखो तो अब थोड़ा सा देखो ऐसे बात समझते हैं हम। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है, इसमें समझने वाली क्या बात है। देखो डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं, देखो भाई सिंपल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब अच्छा मेरे को अब ये बताओ, R2 बड़ा होगा या R1 बड़ा होगा, गेस करो। R2 बड़ा होगा या R1 बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, R1 या R2। देखो भाई टेम्परेचर राइज होती जा रही है ना, करंट फ्लो होता जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या होती जाएगी, राइज होती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर राइज होती जाएगी तो R2 क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है R2 बड़ा होगा। तो लगा दो फंडा, फॉर्मूला आपका क्या है, आपने कहा सर अगर ऐसा है तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी 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 टू टी टू टी टू टी टू टी टू माइनस T1। बोलो इसमें अगर 1% भी प्रॉब्लम है तो बताओ, आपने अगर ये चीज़ अगर आपने स्टार्टिंग से अगर ये समझा है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, समझ लो आप, है ना। और आप कमेंट करके जरूर बताओगे हाँ कि सर कैसा है, अच्छा है, नहीं है, जो भी है जैसा भी है, ठीक है। टीका टिप्पणी थोड़ा सा कर दिया करो आप लोग, ओके, मतलब कमेंट कर दिया करो। टीका टिप्पणी का मतलब ये है, देखो R2 का मतलब R2 हमें पता है। ऐसा करते हैं, हमें यहाँ से T2 चाहिए ना, हमें यहाँ से T2 चाहिए, तो हम पहले T2 निकाल लेते हैं। देखो तो R2 को थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो इसको ओपन करो। चलो डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो बच्चे कहेंगे सर क्या कर देते हैं आप, क्या ही कर देते हैं सर, समझ नहीं है। इसका कैप कहाँ गया है, इसका कैप कहाँ भाग गया, ओ अरे अब तो ये सूख जाएगा ढक्कन बिना लगाए। ओके ओके, मिल गया। ठीक, देखो तो मैंने कहा सर R2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कितना हो जाएगा R1 और प्लस R1 अल्फा और T2 माइनस T1 ओके। तो हमें यहाँ से भाई निकालना है T2, तो ऐसा करते हैं पहले इस R1 को इधर भेजते हैं, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। अब क्या करो, अब यहाँ से देखो आपको निकालना है T2 निकालना है, आपको ये निकालना है, तो आपको ये भी सेफ रख दो यहाँ पर, इसको छोड़ दो, इसको छूछा मत करो भी, ठीक है। इसको इधर भेजो, क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा, बोलो होगा इतना, इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या बचा आपके पास, इधर आपके पास बचा T2 माइनस T1, ठीक है। अब सिंपली आप सॉल्व करो इसे, तो आपने कहा सर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है भाई 85.8 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है भाई, R1 की वैल्यू कितनी है 75.3 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 75, ओरिजिनल है ना 75.3 इंटू अल्फा आपका दिया था क्या, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा, हाँ अल्फा आपका दिया था, ठीक है ओके अल्फा आपका दिया कितना 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, है ना, कितना दे दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, ओके। तो रखते हैं 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लगभग आपको ये कितना आ जाएगा 10.5 आएगा, ठीक है। और ये 10 टू द पावर 4 को जो है ऊपर भेज दो, -4 को ऊपर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 17 का लगभग 753 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 128.01। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है मेरी। अच्छा T2 आपको निकालना है माइनस T1 की देखो आपको वैल्यू कितनी दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस दी गई है, इज इक्वल टू 10.5 है ना। और आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आप कैसे करोगे, तो आपका ये जो डिवाइड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.082 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, एक जीरो और बढ़ा लिया जाए। अच्छा, तो ये जब 10 टू द 4 का जब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 820। देखो भाई पावर 4 है तो अब क्या होंगे, पॉइंट 4 डिजिट इधर की तरफ खिसक जाएगा, है ना, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 820। सो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया 820 डिग्री सेल्सियस प्लस का 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ गया T2। आगे समझ देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है,
बस मैंने आपको जो बताया था ना ये चीज़, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं कि सर अब 50 फॉर्मूला तो ना याद रखोगे यार। सिंपल आप एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखो, उसके बेसिस पे आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही मजे से, बहुत ही आसानी से। आगे मेरी बात समझ में? तो ये आपने कर लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.3 क्वेश्चन नंबर आपने जो है वो कर लिया। सो बोलो मजा आया ना? आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर अच्छे से मैंने कर लिया है। ठीक है, ओके बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझते पहले क्वेश्चन को आप हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है, एट अ आइस पॉइंट इज 5 ओम। ओके, तो आइस पॉइंट आपको पता है, आइस पॉइंट का मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो आपको कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपका जो फर्स्ट टेम्परेचर दे दिया ना, आपका जो T1 दे दिया वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया। ठीक है, अच्छा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है। तो आप लिख लोगे आगे भाषण में, है ना। ओके, तो हम यहाँ से लिखते भी चलते हैं चीज़ों को। देखो आपने कहा कि सर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, गिवन करते हैं। तो आपने कहा सर गिवन क्या है, तो क्या है कि आइस पॉइंट है। आइस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और इस 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो आपकी R1 है ना, वो आप क्या मान लो, वो आप मान लो नहीं मानना क्या है, 5 ओम। ये आपका गिवन है। ठीक है, अब देखो कभी कभी बुक में जो आपका जो दिया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वो 0 मान रहा है, दैट इज T0 मान रहा है, तो T0 पे हमें R0 मिलेगा। आप ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखो फिर क्या कह रहा है कि अब जो है क्या किया गया, एंड स्टीम पॉइंट। अच्छा स्टीम पॉइंट, तो आपको पता है कि स्टीम पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट कितना होता है, 100। तो अब ये क्या कर लिया, देखो हमने कहा कि सर मेरे पास जो T2 है ना, जो T2 है ना, बात समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। T2 आपने कहा सर मेरे पास कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब इस T2 पे आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना है, 5.39। द स्टीम पॉइंट इज 5.39 ओम। जो आपको R2 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 पॉइंट कहा गया 39 ओम। ठीक है, अच्छा पूछा क्या भाई, कह रहा है कि व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। ओके, मतलब कि अब थर्मोमीटर को किसी और दूसरी हॉट जगह पे क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया है। तो जिसे पूछ रहा है कि अब उस जगह पर जो R3 मिला आपको, मेरी बात समझना, जो आपको R3 मिला वो कितना मिला, वो आपको मिल रहा है 5.795 ओम। ये आपको R3 मिला, तो बस उस जगह का टेम्परेचर नहीं दिया, दैट इज आपसे T3 पूछ लिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, कि पर्टिकुलर कि वो जो T3 होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया है। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले क्या लो, आप इन दोनों को लेकर के आप अपना एक रिलेशन इस्टेब्लिश करो, है ना। तो क्या कहोगे, आपने कहा कि अगर हम इन दोनों को लेते हैं, तो हमने कहा भाई ये देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा ओम है, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो आपने कहा सर R2 इज इक्वल टू R0 और क्या कर लिया जाए, 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T0। ठीक है, तो अगर देखो अगर आप T0 और T2 की अगर आप वैल्यू रखोगे तो T0 तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपको क्या फाइनली आपको मिलेगा, R2 इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फा T2। बोलो इतनी बात रख सकते हैं, अल्फा T2, है ना। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, आप फिर से इन दोनों को और इन दोनों को ले लो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। अब देखो फिर से सेम वही कहानी भाई, क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस है, देखो जो 0 डिग्री वाला जो आपका जो रेजिस्टेंस है 5 है, यानी कि ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे R3 इज इक्वल टू R0 और 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पे सेम वही आपको मिलेगा फिर से। क्या देखो, आप यहाँ पे जब T3 माइनस जब T0 रखोगे तो T0 तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा T3। ये आपको इक्वेशन नंबर मिला 2। आपको निकालना है T3। तो देखो क्या करो, सिंपली आप इसको एक दूसरे से डिवाइड कर लो। सिंपल है, बहुत आसान है। आप इसे क्या कर लो, एक दूसरे से आप इसे डिवाइड कर लो, है ना। अच्छा डिवाइड करने से पहले देखो हम एक काम यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे,
R2 माइनस H है। एक मिनट रुक जाओ, देखो ऐसा करते हैं, मेरी बात है समझना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें आप, तो आपको क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल टू R0 और प्लस R0 अल्फा T2। ये बना आपका नंबर, इक्वेशन नंबर मान लो 1 बना, ये नहीं आपका, ठीक है। अब आप R3 वाले के लिए लो, है ना। तो आपने कहा सर R3 इज इक्वल टू हमें मिला था R0 और प्लस 1 प्लस अल्फा और T3, ये मिला था। इसको भी मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, तो क्या मिलेगा, अरे यार R2 माइनस R, देखो इसको काटने में आसानी रहेगी ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। R0 अल्फा T2, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, है ना, इस तरीके से, ठीक है। वही चीज़ है, बस इसको मैंने R0 को इधर भेज दिया। सिमिलरली आप इसको थोड़ा सा ओपन करो, R3 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T3, इसको इधर भेज दो, तो R3 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T3, ये आपका इक्वेशन होगा। तो आपको यहाँ से निकालना है T3, तो क्या कर दो, ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, है ना, ताकि ये ऊपर हो जाए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R3 माइनस R0 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट में, इसके इधर एलएचएस में क्या है, R2 माइनस R0 इज इक्वल टू, इधर देखो क्या है, इधर है आपके पास ये R0 अल्फा T3। अब देखो अब कितना आसान रहेगा काटने में, देख लेना, R0 अल्फा T2, R0 से R0 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इसलिए ऐसा हम सारा का सारा काम बना रहे थे, है ना। अच्छा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर लो, आपको निकालना है T3, है ना। तो आप क्या कर दोगे, देखो R3 माइनस R0 अपॉन R2 माइनस R0 इंटू T0 होगा, ओके, T2 होगा, सॉरी T2, ठीक है, इंटू T2 इज इक्वल टू T3। देखो मैंने क्या किया, मैंने T3 को यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। ये आपका T3 यहीं पर है, ये T2 इधर चला गया, तो कैसे हो जाएगा, इधर जाकर के T2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको देखो क्या नहीं पता, कि आपको R3 नहीं पता, पता है, आपको R0 नहीं पता, पता है, आपको R2 नहीं पता, पता है, आपको R0 नहीं पता, पता है, ठीक है, और आपको क्या T2 नहीं पता, पता है। रख दो वैल्यू सारी की सारी, आगे बात समझ में, तो क्या हो जाएगा फाइनली, सो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रखते हैं वैल्यू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लो खुद से, 5.795 माइनस R0 की वैल्यू कितनी है, यानी कि R0 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 5.39 माइनस 5 इंटू 100, क्यों, T2 देखो कितना दिया है, 100 दिया है। बस यही कहानी आपकी ये सारी की सारी चली, है ना, ठीक है, आई बात समझ में, ओके। तो ये आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो आपका यहाँ से जो T3 है वो आपको कितना मिल जाएगा, 345.65। देखो कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम मत रखना, कॉन्सेप्ट में कि कोई भी तरीके का प्रॉब्लम, हाँ ये है आपके सॉल्यूशन। तो अब ये जो सॉल्यूशन है ना, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हो, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। डिग्री सेल्सियस ये आपका इतना बड़ा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप कमेंट करके जैसा भी बताओगे, चलो अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप वीडियो जो है वो पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आप बस केवल कमेंट में लिखते हो हाँ सर मैं वीडियो पूरा देखता हूँ, हैं, और पता चला कि आप क्वेश्चन अटेंड ही नहीं कर रहे हो। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है और आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर ये मैंने बताया है, और हम आपको देखते हैं कि ये आप बता पा रहे हो या नहीं बता रहे हो। मतलब आपको अपने आप को चेक करना है। देखो आपने जो भी ये चैप्टर में पढ़ा ना, ये आपका ये डिसाइड करेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। आप कमेंट करके बताओगे, है ना। आपको कमेंट करना है कि हाँ सर इसका आंसर ये है, ऑप्शन ABCD कुछ भी है, ठीक है, बताओगे कमेंट करके। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना, समझा दिया जाए। चलो पहले आप वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर बताओ, उसके बाद हम समझाएंगे। कर दिए कमेंट आंसर, कितने लोग किए कमेंट आंसर कर दिए। चलो आपका अब सर अपनी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ठीक है, बाकी लोगों की जिम्मेदारी, हाँ ठीक ठीक। देखो कह रहा है कि अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम टेम्परेचर टू 77 के मतलब केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ। ये कह रहा है कि एक कॉपर और जर्मेनियम की वायर थी, ठीक है, और उसको कूल्ड किया गया, मतलब ठंडा किया जा रहा है, बात समझो, ठंडा किया जा रहा है। तो आपने कहा सर अगर हम कॉपर आपका एक प्योर मेटल है ना, कॉपर आपका एक प्योर मेटल है, जर्मेनियम आपका जो है वो
एक क्या है सेमी कंडक्टर है। तो कॉपर की अगर आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते थे तो इसकी रजिस्टिविटी क्या कर होती थी, इंक्रीज होती थी। तो भाई अगर इसकी अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे बात समझ में है ना। तो कॉपर की जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो जर्मेनियम की जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे बात समझ, इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। आप कमेंट करके बता दियो ना, पहले आपको पहले कमेंट करके बताना है, बाद में ऐसा नहीं देखना है, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हो तो आप तुरंत भागो और जल्दी से इसका पहले आप आंसर दो वीडियो को पॉज करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताओगे, ठीक है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी आप कमेंट का अपना फीडबैक दोगे, जो भी है जैसा भी है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इस पीडीएफ में आपको 10 ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, आप उसको सॉल्व करोगे, है ना। और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कहने का सीन क्या है कि चीज़ों को समझ करके चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो। आपके पास जो भी अदर रेफरेंस बुक है आप उससे भी क्वेश्चंस को लगाओ, है ना। केवल एनसीईआरटी पर डिपेंड मत रहो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर का होता है, बट कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले कॉपी में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सब बातें कभी और। तो आप पढ़ते रहो, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।